दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बताया जा रहा है कि कल जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी साहब शपथ लेंगे और फिर उनके जो भी मंत्री नियुक्त जो सुनिश्चित किए जाएंगे, जिनको चुना जाएगा, वो सब लोग भी शपथ लेंगे। ठीक है, ले लें। लेकिन हमको आज जो बात करनी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज वो बात करनी है कि सबसे पहले क्या ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये संसदीय समिति जो मिलता है, संसदीय दल, वो अपने नेता को चुनता है। जैसे कि आपने देखा वो एलजेपी जैसी पार्टी, छोटी पार्टी जो है चिराग पासवान की, वहां भी वो विधिवत रूप से हुआ। कांग्रेस भी आज करने जा रही है, जहां तक जानकारी ठीक है। और बहुत सारी पार्टी जो है वो संसदीय प्रथा है, प्रणाली है कि आप पहले अपना नेता चुने, उसके बाद फिर वो नेता जो है वो आगे आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा लीगली। ये हुआ नहीं है, ये हमने हर तरह से जानने की कोशिश की। हालांकि नितिन गडकरी को खड़ा कर दिया गया और उन्होंने जो है कह दिया कि हाँ ठीक है, हम सब नरेंद्र भाई को ही चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो होनी चाहिए लोकतांत्रिक, वो नहीं हुई है, ये समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने वो जो फंबल मारा है फिर से एक बार, उस पर तो बात होगी होगी, लेकिन जो मुख्य बात हमको करनी है उसके साथ 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 और आसपास में जुड़े हुए बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। वो ये है कि लोग, प्रधानमंत्री बोले ना कल अपने वो संविधान सदन के भाषण में कि मैं तो व्यस्त था चुनाव के परिणाम के दिन। अब पता नहीं कहाँ पे व्यस्त थे, लेकिन थे। वो कह रहे हैं मैं व्यस्त था, फिर शाम को फोन वोन आने लगे, तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तो महाराज आपको बताना चाहते हैं कि ईवीएम का आपने जो है वो टोटका तो बिल्कुल आजमाया हुआ है। कम से कम 100 के आसपास की सीटें ऐसी है जो आपने कहीं ना कहीं इस मशीन और मशीनरी की गड़बड़ से जीती हुई है। इस पर भी आज बात करने वाले हैं। और ये मुझे बताया भी गया है कांग्रेस की ओर से कि ये लोग जो है इसका पूरा, डीके शिव कुमार ने तो कल बोल दिया कि हमारे पास प्रूफ है और हम लोग वी आर गोइंग टू कम अप विद दोस प्रूफ। पर कांग्रेस से भी जो है सेंट्रली इसको किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी के साक्ष्य हैं, कहाँ पे तथ्य हैं। तो ये जो 240 सीटें हैं महाराज आपकी, वो भी एक्चुअली 240 है नहीं, वो मुश्किल से 140 के आसपास है। इस पर भी बात करनी है। बहुत सारे पत्रकार जो है इसका विश्लेषण करने के लिए लगे हुए हैं, इस पर भी बात करनी है। और सब बात करने के लिए हमने बड़े वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मित्र राजू पारुलकर साहब जो हैं, उनको आज आमंत्रित किया है। तो उनको हम जोड़ देते हैं। राजू भाई नमस्कार। एक सेकंड में आपका ये ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ, तो ये प्रस्तावना तो हमने, भूमिका जो है बांधी। इससे आगे और इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस भूमिका में बोल नहीं पाए। आप कहाँ से, आप इस चुनाव परिणाम के बाद, हमने जब पहली बार बात की थी आपने कहा था कि हम उपसंहार करेंगे इस पूरा, तो मुझे लगता है कि ये उपसंहार है या तो फिर ये फिर से भूमिका है नई लड़ाई की, ये समझ में नहीं आ रहा। नई लड़ाई है नई लड़ाई। वो। मोदी और शाह सत्ता के गलियारों से अस्त नहीं होते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने, अगर वो लड़ाई हमारी नहीं है, जनता की इसलिए हो रही है क्योंकि 10 साल से इस जनता के खिलाफ, भारत के गरीब और मध्यम वर्ग जनता के खिलाफ मोदी और शाह ने एक तरफा जंग छेड़ी, उनका दमन किया है और निरंकुशता और बहुत ही बर्बरता से उनके साथ बिहेव किया है। आज भी समझ लीजिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदिवासी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में, और कई सिविल लिबर्टी के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, भीमा कोरेगांव की केस के लोग, उमर खलीद, संजीव भट्ट जैसे लोग अंदर है। उमर खलीद की तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुई, 7 साल हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं उसका जवाबदेह कोई तो होगा, और ये जवाबदेह सिर्फ मोदी और शाह है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इनकी सारी चीजें झूठ है, झूठ पे आधार पर है, झूठ के आधार पर। इनके संख्या, इनकी एजुकेशन, इनके परिणाम, इनके नतीजे, इनकी संस्थाएं, इनका बहुमत, इनको समर्थन, सब कुछ झूठ के आधार पर। इनके सर्टिफिकेट्स, इनका चुनाव आयोग में जो भरा हुआ पत्र है, आप देखिए, चुनाव आयोग अगर फ्री और फेयर होता ना, तो मोदी ने अपने डिग्रियों के बारे में लिखा है, बस उसी आधार पर उनको हमेशा के लिए बार किया जा सकता है। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को करीब करीब 50 बार वायलेट किया उन्होंने और शाह, उसके लिए 6 साल के लिए वो बाहर जाते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
जिस तरह से की है, उससे ये कहा जा सकता है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप करके मोदी और शाह को ये चुनाव जीत के देने में चुनाव आयोग का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, ईवीएम का मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि बैलेट बॉक्स पे ही चुनाव होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मशीनरी का दुरुपयोग तो अलग चीज है, क्योंकि इन्होंने डीएम्स को फोन किया, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। लेकिन मेरे पास एक तो मैं सेट बता लिख चुका हूं, वहां के अधिकारियों का पूर्व भ्रष्टाचार जो है उसके लिए उनको ब्लैकमेल करके कई सीटें जीती गई है। और वो पोस्टल बैलेट्स जो गिने गए हैं उसका एक क्वासी जुडिशियरी अथॉरिटी होती है, वो जो वहां का अधिकारी है, वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होता है, उसको दबाकर इन्होंने चेंज करवाए डिसीजन, और किसी और ने जीती है सीट विपक्ष के, वो बीजेपी के खाते में इन्होंने डाल दी। करीब करीब आपने तो 100 कहा, मैं कहूंगा कि 130 के ऊपर बीजेपी जा ही नहीं रही। इसमें चुनाव आयोग का खेल बहुत बड़ा है। तीनों कमिश्नर जो है वो आज नहीं तो कल उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उनको भोगने पड़ेंगे। मैंने पहले से ही ये कहा है और वो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कुर्सी थी उनकी, जनाजा नहीं था, वो उठ सकते थे। अगर उनके मन के खिलाफ हो रहा था तो वो रिजाइन कर सकते थे। इसका मतलब वो को कॉन्स्पिरेटर होने के लिए तैयार थे और वो को कॉन्स्पिरेटर हुए। इस बीच में 30 लाख करोड़ का शेयर घोटाले का एक खेल भी हुआ, उसमें गोदी मीडिया भी शामिल था। 30 लाख करोड़ यानी पूरे चुनाव के और पूर्व चुनाव जो 2 हुए उसके सारे बीजेपी ने पैसे वसूल लिए, और उसमें बड़े बड़े लोग हैं। गुप्ता और प्रशांत किशोर तो बस प्यादे हैं ये खेल के। गुप्ता तो बड़ा प्यादा है लेकिन प्यादे हैं। अब गुप्ता सेबी में नहीं निकले जाने, राजदीप सरदेसाई उनकी वकालत कर रहे हैं निरंतर। वो गुप्ता, उन्होंने कहा है कि गुप्ता की सफाई जो है वो पीडीएफ पे उन्होंने सारे ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया, खुद राजदीप ने। मैं ये नहीं कह रहा आज जी तक, और मैं ये मानता हूं आज तक हो या इंडिया टू टीवी हो, कोई भी वहां काम करने वाला कर्मचारी अच्छा भी हो तो वो एक सॉफ्ट फैसिस्ट, और सॉफ्ट फैसिस्ट और हार्ड फैसिस्ट में फर्क नहीं होता। यहाँ तक कि फैसिज्म के खिलाफ जब लड़ाई लड़ते हो तो न्यूट्रल भी फैसिस्ट ही माना जाता है। तो बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे को कॉन्स्पिरेटर्स है और कंप्लाइज है मोदी के। तो इनको किसी भी तरह से लोकतांत्रिक भारत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि राजीव कुमार और उनके 2 अन्य साथी कमिश्नर हैं, उनकी तो उन्होंने तो डेलाइट रॉबरी है लोगों की वोट्स पर, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में प्रधानमंत्री को और अमित शाह को उन्होंने माफ कर दिया, और उसका वजह बताया कि हमें इन दोनों पार्टियों के नेताओं को, बड़े 2 नेताओं को छोड़ दिया। ये कौन सा प्रेसिडेंस था? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? और यहाँ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से उन्होंने ये किया है? तो ये सारी चीजें एक क्राइम के तहत आती है, क्योंकि आपने लोगों के वोट चुराए। लोगों को नफरत और हिंसा को भड़काने वाले नेताओं को बयान जारी करने की मोहलत दी, और उस आधार पर उनको वोट पाने की मोहलत दी। तो ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं थे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी थी, और 7वें चरण का डिटेल्स अभी तक आए ही नहीं। और 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़े, वो बांट कर जिस तरह से खेल किया गया वो तो आपके सामने है, समक्ष है। और इस चीज के लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से उन्होंने डैमेज कर दी। जहां जहां मोदी ने और शाह ने प्रवेश किया है, वो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन हो, प्रक्रिया हो, व्यक्ति हो या संस्था हो, उनको उन्होंने पूरी तरह से फैसिस्ट और लोकतांत्रिक और सिर्फ 2 लोगों के लिए और 2 लोगों के लिए खड़ा कर दिया। और ये भारत के जनता की संपत्ति की, संसाधनों की लूट है, जो 30 लाख करोड़ के एक शेयर घोटाले के रूप में हम प्रतिनिधि रूप में देख रहे हैं। लेकिन बाकी सारी लूट करते ही आए हैं। आपको मालूम है कि ये 5-6 साल से 7 साल से जो शेयर मार्केट चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है, उसको कैसे स्टेरॉइड दिया जा रहा है। हर्षद मेहता बेचारा छोटा सा आदमी था, केतन पारेख थोड़ा बड़ा था लेकिन उससे भी छोटा माना जाएगा। लेकिन ये जो एक तरह से माफिया की ब्रांच चलाई जा रही है शेयर मार्केट के तहत, वो क्या है, उसके अंदर कौन छिपे हुए हैं, उसके खिलाड़ी कौन है। और मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ भारत के लोग हैं, उसमें विदेशी लोग भी है। मोदी की झूठ मूठ की जो जीत है, वो जीत होने से पहले, यानी जो एनडीए था उसके नंबर आए, बीजेपी के कोई नंबर नहीं, बीजेपी ने अपना संसदीय दल का नेता नहीं चुना था, तो फौरन ट्वीट करके नेतान्याहू ने उनका कांग्रेचुलेशन कर दिया ताकि दबाव में रहे पार्लियामेंट्री पार्टी और आरएसएस। फिर नेतान्याहू की वजह से बाद में पुतिन में भी कर दिया। फिर नेतान्याहू की वजह से पुतिन ने नहीं किया, पुतिन ने अपनी तरफ से किया, उनके अलग खेल है।
और फिर नाटो के लोगों ने किया, तो क्योंकि ऑब्वियसली उनको पीछे नहीं रहना था, और फिर एलॉन मस्क ने किया। तो ये सारी जो चीजें हैं उसका जवाब मोदी और शाह को देना है, और भारत की जनता को देना है। वो बाहर जाके कोई हिसाब नहीं देंगे। वो विश्व गुरु से विश्व बंधु लेवल पे आ गए हैं, लेकिन उससे भी नीचे उतर आएंगे और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। हिसाब पूरा होगा। बहुत सही बात है, हिसाब तो पूरा होना जरूरी है, क्योंकि जो आपने कहा है वही बात, ये बात जो है ना, वो हम इसलिए कर रहे हैं राजू भाई कि करोड़ों करोड़ों वोटर्स ने इस बार इस दो लोगों की सरकार को, इनके पीछे पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं, बात सही है। तो जो दिखती है दो लोगों की सरकार, अमित शाह साहब और मोदी साहब की, उस सरकार को हटाने के लिए वोट दिया था। अब हो क्या रहा है या क्या हो सकता है, तो इसको हम, इसीलिए हम ये बात भी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जिन्होंने वोट दिए हैं वो अब हमारे पास वो दृश्य आ रहे हैं, इलाहाबाद के आ रहे हैं, लखनऊ के आ रहे हैं, अलग अलग जगह के आ रहे हैं कि भाई हमको वो जो गारंटी कार्ड बांटे थे कांग्रेस ने, अब उनकी सरकार बनी नहीं है, इंडिया अलायंस की सरकार बनी नहीं है। तो वो जो है हर महीने उनका जो वादा था वो ऑब्वियसली अभी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। वो उस चीज पर जो है बहुत सारा भ्रम अभी सोशल मीडिया पे फैलाने की शुरुआत हो चुकी है। और अभी तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो वाला मीडिया जो है मैं उसको मीडिया मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि ये यूट्यूब जो है यही मेन स्ट्रीम मीडिया को चल के लेके मानता हूँ मैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो वो लोग राजू भाई जिन्होंने वोट दिए हैं परिवर्तन के लिए, इस सत्ता को, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, उन लोगों के तक भी जो है हमारी ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि ये आपके वोट जो हैं वो तो आपने सही जगह, बहुत सारी जगह डाले थे, लेकिन ये लोग जो है अभी भी कहते हैं कि ईवीएम कहाँ जिंदा है कि नहीं। भाई ईवीएम तो बहुत जिंदा रखा है आपने। आपने कम से कम 100, और आप कह रहे हैं कि 130-33 सीट जो है मेरी कांग्रेस, मेरी पवन खेड़ा से बात हुई थी। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 143 सीट है, 143 सीट्स। वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पर जो है इकट्ठा कर रहे हैं चीजें, और हमारे पास है, बहुत जल्द जो है हम इसको चैलेंज करने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं जीत के, वो रिजल्ट्स ठीक नहीं, क्योंकि 45 दिन तक डेटा संभाल के रखने की बात है ना। अभी जो नई बात है वो, ये पूरा जो डेटा है, इलेक्ट्रोल डेटा, वो 45 दिन तक संभाल के रखने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि उससे पहले बहुत जल्दी हम लोग इसको चैलेंज करेंगे बहुत सारी सीटों पर जो जीते हुई है, वो 10,000 के मार्जिन वाली जो हमारी बात हुई थी उसको लेकर। तो इसलिए वो हमारे दर्शकों को, जिन्होंने परिवर्तन के लिए वोट किया है, उन तक भी ये बात पहुंचाना जरूरी है कि लड़ाई उस पर लड़ी जाएगी। हम बोलना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग और फ्रॉड इस बार भी हुआ तो है ही, तभी जाके ये 240 तक पहुंचे, वरना ये 130 भी शायद क्रॉस नहीं कर पाते। ये हम बिल्कुल यकीन से मानते हैं। अंधभक्त जो है वो बर्नआउट लगा ले, इनको जो करना है कर ले, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है, और इसको बोलना और लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे राजू भाई? एकदम देखिए, हम अपना पर्सनल कोई वो नहीं बोल रहे हैं, दर्द बोल नहीं रहे, वो अलग सा है। लेकिन वो जर्नलिज्म को इन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए वो दर्द है, वो अलग है। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो देश के मतदाताओं ने धूप में, कड़ी धूप में खड़े रहकर इतने विश्वास के साथ लोकतंत्र के लिए जो मतदान किया है, उसके ऊपर डाका डालने की जरूरत जो की है ये कमिश्नर्स ने 3, और उनके साथ जिनके लिए की वो 2, और वो जिनके लिए काम करते हैं वो 2। तो ये लोगों को कटघरे में खड़ा करना भारतीय लोकतंत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए बहुत आवश्यक, और वो होगा। इसमें कोई शक नहीं रखना कि यह नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी बाहर आने के बाद राष्ट्रपति भवन से, भले ही वो राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर उनको दही खिलाया हो, लेकिन बाहर आने के बाद 2 लाइनें ठीक से नहीं बोल पाए मोदी। हाँ, और वो हाथ नहीं में बोल, कागज लेके वो जो बोल रहे थे वो खुद ही को नहीं मालूम था वो क्या बोल रहे हैं। ये और स्थिति डेजिग्नेटेड वर्ड नहीं बोल पाए, बताइए भाई साहब। नहीं, वो किसी भी वर्ड को नहीं बोल पाएंगे, लेकिन झूठ की नींव पर जो भी खड़ा होता है वो वर्ड सही नहीं होता सर। आपके अंदर सच होना, तो आपको कोई भी भाषा नहीं आया आप अच्छे से बोल पाओगे। आपके अंदर झूठ कूट कूट के भरा हो तो आप पंडित भी होगे तो कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ये जो मोदी का हाल हुआ है वो झूठ के सहारे जीने से हो जाता है, क्योंकि झूठ के सहारे जीने वालों को बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है, जो सच के सहारे जीने वालों को नहीं रखनी पड़ती, वो बोल देते हैं सीधा। तो अब ये मोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ है कि कांग्रेस ने क्या किया।
तो कांग्रेस की जब सत्ता आएगी तो कांग्रेस अपने न्याय पत्र के लिए बंधा हुआ है और वो जारी करेंगे, सबको मिलेंगे, नौकरियां मिलेगी, लाख रुपया मिलेंगे। लेकिन सत्ता भोगे मोदी और काम करे कांग्रेस, ये कैसे भाई हो सकता है? कैसे कांग्रेस के हाथ में अधिकार ही नहीं है? मोदी सत्ता में आकर आप अडानी का फायदा ही होगा। जब तक आप मोदी और शाह को पूरी तरह से सत्ता की गलियारों से हटाते नहीं हो, तब तक आपको नौकरियां, आपको पैसे, आपको सारी चीजें, जो इनइक्वालिटी का हटाना और आपकी जो महिलाओं को जो सुरक्षा है वो कैसा कोई दे पाएगा? क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह से लेके सारे लोग वही तो है जो जिन्होंने कांड किए एक के पीछे, लोगों ने जिनको चुना भी नहीं, कई लोग उनमें, लेकिन जी फिर भी मोदी ने उनको टिकट दे दे कर लाया है। अब वो कंगना की जो, मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कंगना ने भी फिर एक बार पंजाब के लोगों को टेररिस्ट बोल दिया। और हालांकि खबर ये आ रही है कि वो लेडी पुलिस थी, उन्होंने सीआईएसएफ की जवान, उन्होंने कहा कि आप मोबाइल नीचे रखिए, जो प्रोटोकॉल है। तो उन्होंने प्रोटोकॉल। कहा मैं मोबाइल नहीं नीचे रखूंगी, आप जानती हो कौन? तो वो बोली कि, तो इतने में उसने कहा मैंने आपका वो नाम पढ़ लिया है, पट्टी, आपकी पूरे लोग, आप लोग टेररिस्ट हो। ये बात कहने के बाद उसने थप्पड़ जड़ी, जबकि जी वो बाहर आने के बाद सफाई देते हुए अपनी माँ की भी वो बात उन्होंने कही। लेकिन बात जो हुई थी, जो इग्नाइट किया बात को, उनको हाँ उकसाया, वो इस बात ने उकसाया और वो प्रोटोकॉल का भंग था। और हाँ देखिए कन्हैया कुमार को किसी ने थप्पड़ मारी थी, उसको क्या किया? उस दिन छोड़ दिया। लेकिन उस लेडी को नौकरी से निकलना ये चाहता था कि उसकी गलती थी, लेकिन उस लड़की को एक बार काउंसलिंग करके फिर से मौका देना चाहिए था। चूंकि वो बिल्कुल। कांगना थी और वो किसी की बहुत खास है और उसको टिकट दिया गया है और वो चुन के आई है, क्योंकि फिर ये सारी मशीनरी उसके लिए लगी थी। इसलिए जी किसी एक व्यक्ति जो अपनी स्टेट, अपनी माँ, अपनी किसानियत और अपनी जवान होने के अभिमान से कुछ गलत भी काम कर लेती है कुछ पल के लिए, इतना भी गलत नहीं कि पुणे में जिस लड़के ने 2 लोगों को मार डाला था, आपने कुचल डाला था अपने कार के नीचे, उसको तो पिज्जा खिलाया था, घर पे जी छोड़ा था। उनको जज ने ये कहा था 300 लाइनों का एक निबंध लिखिए, आपको फ्री किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के बाद ये पट जड़ी, तो मैं समझता हूँ वो गलत है, लेकिन वो काउंसलिंग किया जा सकता है उसका, और उसको बताया जा सकता है आप यूनिफॉर्म सर्विस में हो, ये सब आपसे नहीं होना चाहिए। और ये देश किसी हिंसा को परमिट नहीं करता। ये गांधीयन वे है, लेकिन कंगना ने ना उसको माफ किया, ना सरकार ने किया उसको, पूरी तरह से बुरी तरह से वो अपनी एक छोटी से उसका भोग रही है। और वहां कंगना ने उन पूरे स्टेट को टेररिस्ट बोल दिया, तो उसका इस्तीफा मांगना चाहिए फौरन, और जबकि वो दूसरा क्या हुआ? आई है। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या हुई राजू भाई, पता है इस घटना का जो चैन रिएक्शन अभी देख रहे हैं हम लोग, पंजाब में फिर से इस पर जो है कंसोलिडेशन हो रहा है इस मुद्दे पे। उसके भाई, उसके घर के 5 लोग सर आर्मी में हैं। उस युवती के पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा हुआ है देश के लिए। इसके अलावा और 5 लोग जो है फौज में हैं, और वो उनको खालिस्तानी और ये सब कहा जा रहा है। तो वहां से एक अलग से मैं देख रहा हूँ एक मूवमेंट जो है फिर से वो शुरू हुई, सिर्फ इस किस्से को लेकर, इस घटना को लेकर, जो इनको सस्पेंड किया गया और जो सरकार सर आपने भी कंगना का इस्तीफा फौरन ले लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट के लोगों को उसने टेररिस्ट बोला है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। और उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, तो ये मैं बोल रहा हूँ, जो 10 साल से मोदी और शाह ने जो जंग छेड़ी है भारत की जनता के खिलाफ, भारत के किसानों के खिलाफ, उसका ये हिस्सा है, ऐसा मानना चाहिए। यानी कंगना एक प्यादा है, उसके पीछे कौन है ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बिल्कुल सही बात। मेरे खिलाफ जो भी है वो टेररिस्ट है, ऐसा मोदी और शाह मानते हैं। और 10 साल बिल्कुल उन्हें बड़ी क्रूरता से हर व्यक्ति का, हर आम आने इंसान का सारी एजेंसीज लगाकर दमन किया है और निरंकुशता से सत्ता भोगी है। ये माफिया में होता है, ये लोकतंत्र में तो कहीं नहीं होता है, राजनीतिक दल में तो होना ही नहीं चाहिए। ये गिरोह बिल्कुल है, सही, ये राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं है। 2 बिल्कुल सही लोगों बात। का गिरोह है ये, और क्यों, ये उनको 2 गैंग है लोगों ये, को फायदा करा रहे हैं। बात सही है। अब आते हैं सरकार, जैसे बात बताई जा रही है कि कल शपथ लेंगी, एनडीए पर आ जाते हैं। अब चंद्रा बाबू की तो वैसे ही लॉटरी लगी सर, वो तो जैसे ही वो
वो शेयर मार्केट में उठा पटक हुई, बताया जा रहा है कि उनकी बीवी की जो कंपनी है उसको कुछ 500 करोड़ से 584 ऊपर, करोड़ 583 करोड़, हाँ सर, उतना बड़ा जो है। अमित शाह के जो शॉर्ट सेलिंग और के शेयर्स का वो है, उसका कांग्रेस केरला ने ट्वीट डाला है, इसलिए नहीं कि अच्छा, वो कांग्रेस की तरफ से आया है, उसमें पूरा उन्होंने लिस्ट दिया है कंपनीज के कौन से शेयर्स की इससे फायदा किया इसमें अमित शाह ने खुद। अमित तो अमित ऐसे शाह में साहब कोई कितना, दूसरा आदमी होता तो ईडी, कोई आईटी सब पीछे लग जाते। धनलक्ष्मी बैंक उसमें इन्वॉल्व है सर, बहुत सारी चीजें हैं। तो कितने रुपए कमाए अमित शाह साहब ने, बताया इस केरला ने, केरला सर, कांग्रेस ने? अमित शाह साहब ने ये देश ही खरीद लिया है, रुपयों की बात कैसे कर सकते हैं सर? जल जंगल जमीन सब उन्हीं का है। अगर कल वो उंगली दिखाएं और कहे ये जमीन मेरी है, तो किसकी हिम्मत है इस देश में? क्या गडकरी कहेंगे कि नहीं आपकी नहीं है भैया, वो किसी आम आदमी की है? नहीं कह सकते। तो ये लोग राजनीतिक दल नहीं चला रहे, मैंने कहा ना गिरोह चला रहे। एक बात। दूसरी बात सर ये है कि चंद्राबाबू नायडू की जहां तक आपने बात की, उनकी बीवी ने कितने कमाए, उससे आगे की दास्तां आप सुनिए। उनके बेटे ने मांग की है कि पेगासस की पूरी तरह से इंक्वायरी हो। तो इंक्वायरी, अब ये बात तो बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि पेगासस, नेतन्याहू, इजराइल कनेक्शन, इनका जो प्यार है इजराइल के प्रति, इजराइल से प्यार नहीं है इनको, क्योंकि इजराइल जनता खुद नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे ही लड़ रही है जैसे हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट में तानाशाह बना बैठे, और उनको कई 17 से 60 देशों ने उनको क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करने वाला ऐसे सब घोषित कर चुके हैं। तो अच्छा है दोनों का मेल मिलाप होना, क्योंकि उससे पता चलता है संगत किसकी है। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो पहले हाइफा पोर्ट पे फोटोग्राफ करने के लिए अडानी नेतन्याहू के पास ही गए थे, और हाइफा पोर्ट के वो जो चीफ बनाए गए हैं वो यहाँ पर ये अपने उनके एम्बेसडर थे इजराइल के भारत में। अपने ही गोवा फिल्म फेस्टिवल में उनके जो फिल्म क्रिटिक ने कश्मीर फाइल्स पे कुछ टिप्पणी की थी, वो फालतू फिल्म है, प्रोपागेंडा फिल्म है, तब जाके उन्होंने ही पूरा किला लड़ा था, और इसकी बख्शिश में उनको हाइफा पोर्ट का चेयरमैन बनाया गया अडानी की तरफ से। तो ये नेक्सस कोई वो, लोगों को क्या लगता है मालूम है, विदेशी है तो बहुत ही पुण्यात्मा है, और ये मोदी शाह के साथ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं पैसा, है। पैसे में बहुत ताकत है, और ये ताकत जो है वो पैसे की ताकत अब दिख रही है, मसल की ताकत दिख रही है, और इस सारी चीजों की वजह से हमें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। अब बात करते हैं राजू भाई एक और मुद्दे पर कि अब ये ये जो ये जो बारात है जो निकलेगी कल, है ना, ये कब तक ये बारात जो है पहुंच पाएगी ठिकाने पे? ये एनडीए जो है, अब क्योंकि बड़ी मजे की बात है ना, देखिए बीजेपी मोदी, अच्छा एक चीज तो ये बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब तक जो है मोदी साहब के मुंह से निकलता था मोदी सरकार, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। अब जो है कल से उनको मजबूरन जो है वो एनडीए 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 करना पड़ रहा है, वो मोदी बोल नहीं पाएंगे। ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी जो इस गठबंधन के चलते, एनडीए के चलते, मोदी साहब जो रूटीन में करते आ रहे थे 10 साल से, वो नहीं कर पाएंगे? ये जरा मजेदार बात होगी, बताइए जरा। नहीं, 8-10 दिन एक बार शपथ लेने के बाद तो अपने आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में जाएंगे। मोदी बदलेगा जाएंगे नहीं वो। हाँ हाँ, वो कहने शुरू करेंगे मोदी कभी बदला नहीं, और मोदी कभी बदलाएगा नहीं। इसके लिए आप खास इंटरव्यू श्याम रंगीला साहब का लीजिए कि बाद हाँ, एक में बार मोदी जी क्या करेंगे। श्याम रंगीला साहब आपको अच्छी तरह से विद एक्टिंग, विद आवाज सब करा के दिखाएंगे। जो मोदी जी अधूरा काम छोड़ते हैं वो श्याम रंगीला पूरा कर लेते हैं। काम पूरा कर देते हैं, बात सही है। तो ये तो संघ कब तक, ये संघ काशी पहुंचेगा क्या? सर, संघ को 10 साल में अय्याशी की ऐसी आदत डाली है ना मोदी ने, और कितने सारे सीडी वीडियो वगैरह निकाले होंगे कितने लोगों के, आपको क्या मालूम? संघ का नहीं, मैं ये दबाव। संघ, हाँ? इस संघ की बात कर रहा हूँ, ये जो एनडीए का संघ है उसकी बात कर रहा हूँ, वो काशी पहुंचेगा कि ये नहीं पहुंचेगा? वो एनडीए का संघ है, वो देखिए ऐसा है कि ये दमन की प्रक्रिया को आगे चलाने की कोशिश जरूर करेंगे, और वो इंटरनली और एक्सटर्नली करते रहे, ये बदलने वाले नहीं है। और मुझे ये भी आशा नहीं है कि अमित शाह को मोदी बदलेंगे, वो भी गृह मंत्रालय देने के लिए पक्के रहेंगे, और
कुछ और सोच के नीतीश के तो मैं जानता ही नहीं, मुझे नहीं मालूम उनका स्वभाव। कई लोग बोलते हैं, यानी एनडीए के घटक दल के नेता कहीं बोलते हैं कि नीतीश के साथ जो असहजता महसूस होती है, वो जिनकी उनका जो ऐसे स्वभाव में जो उथल-पुथल मचा देते हैं आने के बाद, तो उससे एक स्टेबल कोएलिशन की फीलिंग ही नहीं आती उनके होने से। और वो तो उनके राजनीतिक करियर में भी दिखता है। लेकिन उनके साथ जो सहज है, अखिलेश यादव या तेजस्वी जी या लालू जी, वो उनके साथ बात कर रहे हैं। चंद्रा बाबू भी shrewd राजनेता हैं, लेकिन वो इतने दोनों shrewd नहीं हैं कि मोदी को पहचान सकें। अब ये भाषण जिस दिन उनकी पार्टी को तोड़कर मोदी अपने पार्टी में सम्मिलित करेंगे, उस शाम को 8 बजे जब बोलेंगे, तो वो यही कहेंगे कि 2 नेता थे, वो इतने भी shrewd नहीं थे कि वो मोदी को समझ सकें। अब मोदी अपने आप को मोदी कहते हैं। मैं ऐसे एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जो खुद के नाम को यानी प्रथम पुरुष एकवचन से बात नहीं करता, वो थे विनोबा जी। विनोबा जी लेकिन वो एक बहुत पुण्यात्मा थे, ताकि वो इससे बाहर निकलते थे, सारी भोग और सुविधा और मानवीय जो मटेरियल प्रेरणा है उससे बाहर निकले थे, इसलिए वो अपने आप को दर्शन से देख सकते थे। जी सर। और मोदी इसलिए अपने आप को मोदी कहते हैं ताकि लोग अपने उनको मोदी 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 कहे, जो अभी संसद में उन्होंने करवाया, जबकि नितिन गडकरी बैठे भी रहे और उन्होंने ना उनका नाम लिया, ना तालियां या बेंच थपथपाया। लेकिन वो नितिन गडकरी की उनकी सबसे बड़ी लिमिट यही है, इतना ही साहस वो दिखा सकते हैं। इसके आगे जो साहस है वो नितिन गडकरी का काम नहीं है। उनमें वो ब्रेवरी नहीं है, वो करेज नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी बेसिकली प्रतिशोध की भावना से जीते नहीं। वो एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें मोदी और शाह जैसे भारत की जनता के खुशहाल जीवन में बाधाएं ला रहा है, वैसे गडकरी की जीवन में ला रहे हैं, उतना ही उनको खुशला है। इसलिए नहीं कि गडकरी को प्रधानमंत्री बनना था और मोदी प्रधानमंत्री हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं गडकरी है। को खुश मिजाजी को उनके तकलीफ दे रहे हैं ये दोनों, इसलिए तकलीफ है। जो भारत की जनता को भी, भारत की जनता भी इनसे प्यार ही तो कर रही थी। ये नफरत करते रहे 10 साल तक, तब जग गई और जो इन्होंने किया। फिर भी ये इन्होंने जबरदस्ती अ, मोदी ऐसे आपको मालूम है ना कि गले भी पड़ने में मास्टर है वो। वो हाँ, शेमलेसली गले पड़ सकते हैं। वैसे ही shameless। भारत की जनता के गले में तीसरी बार वो पड़ गए। पहले 2 बार भारत की जनता ने पहले बार गले लगाया था। दूसरी बार उन्होंने तरकीबें निकाली और गले लगे। तीसरी बार तो सीधा गले पड़े हैं। गले पड़े। हाँ, बिल्कुल। तो अब और ये ये गले नेचुरल पड़ने अलायंस के बाद हाँ, बोलिए। ये नेचुरल अलायंस तो नहीं है ना। ये बाकी जो 2 लोग हैं, चंद्रबाबू हो या नीतीश हो, वो बेसिकली तो सेक्युलर वैल्यू वाले लोग हैं, सर समाजवाद और आप नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं सर। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी को पहले सारे लोगों ने हाँ यस कह के उनको समर्थन देना चाहिए। उसका वो भी नहीं हुआ। लेटर बनना चाहिए। उसके बाद वो लेटर एनडीए के पास जाना चाहिए, फिर एनडीए की मीटिंग होनी चाहिए, फिर उनको नेता चुनना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया से डर गए मोदी। और वो मोदी इतने डर गए कि उन्होंने पहले एनडीए से लेटर ले लिया, दोनों को बुलाकर, दोनों से हंस के गले वाले पढ़कर, फिर अपनी लोगों को जबरदस्ती वो देते नहीं उसे ट्वीट करवा कर सब काम कर दिया, दबाव में लाकर। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई है, जबकि मोदी इतने फर्क से जीते भी नहीं है, जब जितने फर्क से शिवराज सिंह चौहान जीते। अगर प्रधानमंत्री पद या पार्लियामेंट्री पूरी जो बीजेपी पार्लियामेंट्री जो दल है, उसके जो अगर नेचुरल लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई मुखिया बन सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, सीनियरिटी के हिसाब से नितिन गडकरी। मोदी हार चुके हैं, उनको बनने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो गले पड़े हैं। तो अब भारत की जनता, उनका पार्लियामेंट्री पूरी दल, एनडीए उनको गले पड़े हुए स्थिति में कितने ढो सकते हैं वो देखते हैं। उतने उनके राजनीतिक करियर के वो है, लंबाई खींच सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल। मास्टर है मोदी। आप तो गुजरात से हैं, आप जानते हैं। आपने वो आपके सवाल के जवाब नहीं दी, फिर भी आप माइक आगे करते रहे। वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है, उसके रील बने हैं अलग अलग वीडियो ऑडियो से। तो आपको तो जानते हैं, लेकिन मोदी वो मास्टर खिलाड़ी हैं गले पड़े रहने के, कि वो हजारों सालों तक किसी के गले पड़े रह सकते हैं, बल्कि बिना उस आदमी के या व्यक्ति या संस्था की इच्छा के। ये तो ये कला। राष्ट्रपति जी को खड़ा भी उन्होंने किया होगा, दही भी उन्हीं के आदमी ने उनके हाथ में दिया होगा,
चम्मच भी उन्होंने आगे करने के लिए कहा होगा। मोदी जी ने सिर्फ मुंह खोल के वो चम्मच का दही खा लिया। फोटोग्राफर तो उनके साथ हमेशा रहते हैं, कहीं भी जाए तो बस फोटो आ गई, तो मुर्मू जी ने हाथ लगाया होगा सर पे, अरे यार मैंने कहा किया है। अगर ये बात वो वो मोदी सुनेंगे तो सोचेंगे यार शायद शक कर रहे हैं लोग, तो वीडियो बना के अब डाल देंगे, दूसरी बात दही खाएंगे उनके हाथ से। सर महाराष्ट्र में क्या देखते हैं अभी? अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के। महाराष्ट्र में देखिए बहुत, एक तो यूपी और महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के प्रति बहुत गुस्सा है, और आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? गुजरातियों के प्रति नहीं, गुजरात की जनता तो विक्टिम है, आप लोग तो विक्टिम है, लेकिन ये लॉबी जो है, जो यहाँ के रोजगार को, यहाँ की सारी जो मशीनरी है वहां को, और यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस दमन से गुजारने पे मजबूर कर रहे हैं, उसे महाराष्ट्र की जनता खपा है और उन्होंने दिखाया। और देखिए उनके नंबर जितने आए ना विपक्ष के, उससे भी ज्यादा आए। मयूर जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके नंबर ज्यादा आए हैं, क्योंकि एक तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक डाला है नॉर्थ ईस्ट मुंबई का उदाहरण, जो उद्धव ठाकरे की सीट जीती हुई 48 वोटों से हराई, वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तहत उसको वोट दिए गए, और जो अधिकारी हैं महिला, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, उसको दबाया आसानी से जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन ने ना उसका कोई सुना है ना बोला है। इलेक्शन कमीशन तो हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूट्रलिटी पे चला गया है। जब मोदी और शाह की सवाल आता है तो इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल गियर में जाता है, और जब विपक्ष का सवाल आता है तो इलेक्शन कमीशन चौथा गियर डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इनको जनता के प्रति कोई लेना देना नहीं। तो अभी मतलब ये जो चुनाव आएंगे विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो आएंगे, तो उसमें आप कह रहे हैं कि एक तो गुजरात लॉबी के प्रति जो है वो गुस्सा है, ठीक है, वो समझ पा रहा हूं मैं, लेकिन मुंबई ही तो सिर्फ चुनाव का केंद्र बिंदु नहीं होगा ना, पूरा महाराष्ट्र है। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में है ये सर, महाराष्ट्र में हारे हैं लोग। हाँ तो अब क्या मतलब व्हाट इज दैट? शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी को उन्होंने तोड़ा, उसकी सहानुभूति आपने देखी कितनी है। फिर स्ट्राइक रेट शरद पवार का 80% है सर, और लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, लेकिन एकनाथ शिंदे 11 लेके गए थे, उनके साथ आए। उद्धव के पास 5 थे, उनके 9 हो गया, एक्चुअली 10 हो गए हैं, लेकिन वो 9 हो गए अभी टेक्निकल। तो आप समझिए लोगों में वो गुस्सा, और वो भी इलेक्शन कमीशन पूरा खिलाफ होने के बाद उनके हर उम्मीदवार को सेम के जैसे एकदम डिट्टो, जैसे पहले उनकी सिंबल दिखता है वैसे सिंबल वाले नाम में बहुत, यानी विनायक राउत एक है तो 2 विनायक राउत खड़े कर दिए, ऐसे कितने खेल किए गए आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी चीजों का परिणाम जो हुआ, उसकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में 48 के 48 नहीं हार सकी, वरना महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में होता और लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो 48 में 47 तो 100% हार जाते, 47 सीट्स महाविकास आघाड़ी को। लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि विधानसभा चुनाव में भी लोगों का गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती जाके मोदी बैठ गए, तो फिर लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई, तो फिर वही आएगा। भाजपा संघ और भारत का लोकतंत्र, तीनों का पतन करके ही मोदी सत्ता के गलियारों से हटेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने विपक्ष को, इंडिया अलायंस को वोट दिया है, और वो अपने आप को जो है अभी फिर से जो एक बार जो है वो एक तरह समझे कि इस सिस्टम के जरिए ठगा हुआ पाते हैं, उनका उनका मॉरल बनाए रखने के लिए, उनका एक तरह से कहे ना कि एक भरोसा बनाए रखने के लिए इंडिया अलायंस वालों को अभी जैसे वो CWC का हो जाए, इनको फिर से वापस लोगों के बीच में जाके बात नहीं करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा, नहीं लोगों के बीच में वापस जाए। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र में हर राज्य में उस पार्टी, प्रादेशिक पार्टी और कांग्रेस को लोगों में जाना चाहिए, झूठ को बेनकाब करना चाहिए, उनकी योजनाओं का अमल तब किया जाएगा जब सत्ता आएगी, ये बताना चाहिए, और इंडिया अलायंस की एक सेक्रेटरीट बनना चाहिए। ये चीजें अगर होती है तो मोदी और शाह की सत्ता 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये बात करनी थी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, आपने वक्त निकाला, हमने कुछ आधा घंटा बात की है, और इसमें वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो
अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी आज की, जबकि मोदी साहब ने तो शपथ नहीं ली है लेकिन कल लेने वाले हैं, उसके बाद क्या होने वाला है उस पर भी हमने बातचीत की। मयूर जी, एक बात मुझे कहनी है, मोदी साहब शपथ भी क्यों लेते हैं? जो तोड़नी है वो शपथ लेनी भी चाहिए। वो इसलिए तो लेते हैं, जो तोड़नी है। वो कानूनी क्या जो तोड़ा ना जाए, वो वाला नहीं है, वो विलन का डायलॉग होता है, वो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में होता हुआ करता था। वही माइंडसेट है। और मैंने कहीं और भी कहा है कि भारत की बॉलीवुड फिल्में वक्त से आगे रही है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि विलन का पूरा पतन हो गया ऐसा सोच के हीरो जाने लगता है, तब विलन फिर से खड़ा हो जाता है। याद है आपको? हाँ, वो अगल बगल में पड़ी कहीं रिवॉल्वर निकालता है और गोली दाग देता है। फिर तो बस यही हुआ है 2024 की इलेक्शन में। पर हम लोगों से कहना चाहेंगे कि वो उन्होंने जो परिवर्तन के लिए वोट दिया था, वो सब लोग निराश ना हो, हताश ना हो, और ये संघर्ष जो है वो जारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब आईने की तरह साफ चीजें हैं कि अगर ये फिर से जो है अगर कंटिन्यू लंबे दौर पे रहेंगे तो फिर तो जो जितना हम पतन की गर्त में गिरे हैं उससे ज्यादा गिरेंगे। तो लड़ाई जारी रखना जरूरी है, संघर्ष जारी रखना जरूरी है, और लड़ाई की शुरुआत है, जैसे हमने शुरुआत में कहा, ये अंत नहीं है, ये एक जो लंबी चलने वाली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी उसकी और एक शुरुआत, यही कहेंगे राजू भाई। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बातचीत आपने सुनी, बातचीत का उद्देश्य जो था वो भी मैंने बता दिया, जो बातें बतानी थी वो भी आप तक पहुंचा दी। अब आपकी बारी है, आप अपनी राय, अपनी कमेंट, आप जो भी सोचते हैं, अपने सोच विचार, वो हमको लिख के जरूर से भेजें। और अगर आपको बात हमारी सही सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।